Good morning, dear student. Yesterday we have learned about the law of chemical combination, जिसमें हमने पढ़ लिया है law of conservation of mass, law of multiple proportion, law of constant proportion, Avogadro laws and Gay-Lussac law. Today we will start the Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory, it is the first atomic theory which is considered to be a new system in a chemical philosophy in which matter and atom molecules can be given in a systematic way. That means after Dalton's theory we can consider that atoms are existence, matter can exist, molecule, element are the basic concept and the definition behind them. So let's start Dalton's atomic theory. 1808 में डाल्टन ने एक नई थ्योरी पब्लिश की थी जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स थ्योरी, जिसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम. ये मैटर की आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस में एग्जिस्ट करता है. जो भी मेटल है वो इनडिविजिबल एटम से बना हुआ है, ठीक है. And all the atoms of the given element have identical property including identical mass and different element different mass. Means जितने भी एलिमेंट हैं, अगर सेम एलिमेंट है, जैसे सोडियम इज़ अ एलिमेंट, ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट, तो एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे ऑल आर सेम एंड दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, दे हैव सिमिलर आइडेंटिकल मास. बट सोडियम के एटम्स अलग होंगे बिकॉज उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, पोटेशियम के अलग होंगे, ऑक्सीजन के अलग होंगे. दैट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट द सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी एंड सेम मास. थर्ड पॉइंट है कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो. कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? कंपाउंड फॉर्म होंगे जब एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी एक फिक्स रेशियो में 1:2, 1:3, 3:2, 1 किसी भी रेशियो में जब कंबाइंड होते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड. जैसे H2 एंड O2, आप H2 और O2 1:1 एज ए एटॉमिक रेशियो अगर लेते हैं तब वो कंबाइंड होकर के क्या बनता है? H2O. और उसका रेशियो एटम का क्या होता है उसमें? 1:8 बाई मास, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था. फोर्थ पॉइंट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम. जब केमिकल रिएक्शन होती हैं तो जो एटम्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है. एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट उसको हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को फॉर्म कर सके, ठीक है. डाल्टन्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट डाल्टन्स थ्योरी के बहुत सारे वीक पॉइंट हैं जिससे कि वो केमिकल कॉम्बिनेशन कि जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं उनको नहीं एक्सप्लेन कर पाया. फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, उनको डाल्टन्स ने नहीं एक्सप्लेन किया. तो बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है. तो अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन, ये है एटॉमिक मास. एटॉमिक मास बेटा हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं. एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ एटम. और सिंपल अगर हमें लेना होता है हम हाइड्रोजन का मास 1 ले लेते हैं, इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का मास 16 ले लेते हैं. तो बेसिकली एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU से, ठीक है. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. पहले जब एटॉमिक मास सबसे पहले जब स्टार्ट किया गया तो ये किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है. तो सबसे पहले जब एटॉमिक मास की डेफिनेशन दी गई तो रेफरेंस पॉइंट लिया गया हाइड्रोजन और उसका मास हमने कंसीडर कर लिया 1. अब उस हाइड्रोजन के 1 मास के कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट का जो मास होगा उसको एटॉमिक मास कहा गया और उसी के बेस पे कार्बन का 12 होता है. फिर उसके बाद थोड़ा सा जब और इसमें प्रोग्रेस हुई देन ऑक्सीजन को कंसिडर किया गया एज ए रेफरेंस. ऑक्सीजन को रेफरेंस कंसिडर करेंगे तो ऑक्सीजन का मास है 16, तो बाकी एलिमेंट का मास जो है वो इक्वल टू द 1/16 हो गया. बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC क्लेचर
कार्बन को हम कंसीडर करते हैं एज ए रेफरेंस और एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ द मास इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक। और 1 AMU की वैल्यू हम लेते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या आप इसको कह सकते हैं -27 kg, ठीक है। AMU के टर्म्स में हाइड्रोजन एटम का अगर मास निकालना है तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, किससे, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 AMU से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वो आएगा 1.008। आप पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का मास लिखा हुआ देखते हैं जनरली, तो 1.008 दैट इज़ द मास ऑफ हाइड्रोजन। फिर AMU को कई बार AMU पूरा ना लिख के हम लिखते हैं U, तो U मीन्स होता है यूनिफाइड मास, मीन्स जिसको हमने यूनिट कर दिया हो, किसी के रेफरेंस में यूनिट कर दिया। इसको हमने किसके रेफरेंस में यूनिट किया है, C12 के रेफरेंस में, ठीक है। अब आपका आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का क्या रिलेशन है कि अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है उसके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स आपने पढ़ा है, आइसोटोप्स मीन्स जहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ पे डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और इनकी नेचर में एबेंडेंस कितनी है, कितना % ये नेचर में है, उसी के अकॉर्डिंग इसका एटॉमिक मास 12, 13, 14 है। अब हम, क्योंकि कार्बन के तो सभी एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, तो हम कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से लेते हैं, उसके एबेंडेंस के अकॉर्डिंग सबका सम करेंगे, एवरेज लेंगे। जैसे ये है कार्बन 12 98%, तो 0.98 इंटू 12 प्लस ये कितना है 0.011% है, क्योंकि परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100, तो इंटू 13 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय 14, तो एवरेज मास जो आ गया वो आया 12.011। इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका NCERT में भी इसका एग्जाम्पल क्लोरीन के केस में दिया है, क्लोरीन 35, 37, आपके NCERT में इसका एक न्यूमेरिकल भी है, तो उनको उस न्यूमेरिकल को भी आपको इसी के हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एवरेज मास। अब आप यहाँ आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास मीन्स मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, एलिमेंट से। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसके एटॉमिक मास का अगर आप सम कर दें तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। जैसे CH4 का निकालना हो तो कार्बन का मास प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का मास। अभी तक हम क्लास 9th और 10th में क्या कर लेते हैं, सीधे सीधे कार्बन का मास 12 ले लेते हैं, हाइड्रोजन का मास 1 ले करके टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं, कितना 16। वो राउंड ऑफ फिगर में होता है। जब हम यूनिट में निकालते हैं यानी यूनिफाइड मास में AMU में निकालेंगे तो कार्बन का मास ये लेंगे और हाइड्रोजन का मास 1.008। लेकिन जनरली जहाँ पे भी हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन में उसी तरीके से 16 या फिर H2O का 18 निकालेंगे, बट अगर AMU के टर्म्स में हमें निकालना हो तो हम इस तरीके से उसको निकालते हैं, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अब आता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास मीन्स जो फॉर्मूला हमें गिवन है, एटम होगा तो एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। लेकिन NaCl का क्या करेंगे हम, NaCl क्या है, कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड का जब हम मास निकालते हैं तो उसमें उसके फॉर्मूले में जितने भी आयंस एटम्स प्रेजेंट हों उन सब के मास का सम करके हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे NaCl का अगर आप फॉर्मूला मास निकालते हैं तो Na का मास 23, Cl का मास 35.5, तो टोटल आ गया 58.5। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स होता है तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला होगा, कंपाउंड होगा तो उसको हम कहेंगे फॉर्मूला मास, ठीक है। तो इसको आप इतना करेंगे आज पूरा कंप्लीट, प्रिपेयर करिए नोट्स और फिर कल इससे आगे हम मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।